हम लोग वेव्स पढ़ रहे थे, ठीक है। वेव्स में क्या क्या पढ़ लिया था हमने? हमने वेव्स में पढ़ा था कि वेव की डेफिनेशन क्या होती है, वेव्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था सर? दूसरी चीज हमने वेव्स के बारे में पढ़ी थी क्या? तो सर एक और चीज पढ़ी थी हमने, वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये पढ़ा। डेफिनेशन क्या था? अगर डिस्टरबेंस विथ टाइम ट्रैवल कर रहा है स्पेस में, मतलब डिस्टरबेंस अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो हम कहते हैं वेव है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? हम बोलते हैं लेट्स से एट x इज इक्वल टू जीरो, लेट्स से एट x इज इक्वल टू जीरो, वेव जो है जो डिस्टरबेंस है, अब डिस्टरबेंस किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से समझाया था, और आपका जो डिस्टरबेंस है दैट डिस्टरबेंस y इज इक्वल टू एफ टी है, देन देन नहीं, एंड वेव इज propagating along plus x direction with speed v, then अगर आपको x इज इक्वल टू जीरो का डिस्टर्बेंस पता हो जो आगे जाके प्रोपेगेट करने वाला है, और उस डिस्टर्बेंस के प्रोपेगेट करने की स्पीड पता है, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ t माइनस एक्स बाय v, है ना? कोई दिक्कत? ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोपगेटिंग वेव। अब ये f को बदल के आप अलग अलग इक्वेशन निकाल सकते हो वेव की। एफ टी क्या है? एफ टी अगर चेंज होता रहेगा तो वेव भी चेंज होता रहेगा, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? हम्म। चलो, तो इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने इससे कंपेयर करके अलग अलग वेव की इक्वेशंस देखी थी, और उसके पहले हम लोग दो चीज और देखे थे। एक तो देखे थे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल वेव्स। ये सिर्फ प्रोपेगेटिंग वेव है, वो भी आपकी मतलब सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में प्रोपेगेट करने वाली वेव है, ठीक है। हम जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल वेव्स, जितनी भी पॉसिबल वेव्स हैं सबका एक जनरल इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। वो भी बेसिकली ये भी सिंगल डायरेक्शन वाली होगी, बट स्टैंडिंग प्रोपेगेटिंग के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल वेव्स के लिए क्या इक्वेशन होती है? एक तो होता है आपका डो टू वाई डो टी टू, और दूसरा है डो टू वाई बाय डो एक्स टू, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन है कुछ। वो रिलेशन कैसे है? या तो यहाँ पे वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा या वन बाय वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। आप डायमेंशन एनालिसिस करके बोल सकते हो, यहाँ पर नीचे टी स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों तरफ का डायमेंशन सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल वेव्स है। ऑल वेव्स इन सिंगल डायरेक्शन, ऑलवेज प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आई बात? इनको प्लेनर वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनर वेव्स। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल वेव्स ये है, ठीक है। हम यहां पर एक चीज और देखे थे, डो वाई बाय डो टी इज इक्वल टू माइनस वी टाइम्स डो वाई बाय डो एक्स। ये स्पेसिफिकली स्ट्रिंग वेव के लिए हम लोग यहां पर रिलेशन निकाले थे, स्ट्रिंग पे जाने वाली वेव्स के लिए, जिसमें डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है, वही आपका डिस्टर्बेंस है, डिस्प्लेसमेंट। उसमें ये क्या था? दिस वाज बेसिकली स्लोप ऑफ स्ट्रिंग, और दिस वाज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स।
ये सब कुछ लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ये सब सिर्फ रिवीजन चल रहा है अभी तक, है ना। फिर हमने इसी इक्वेशन पे बेस्ड कुछ और चीजें भी पढ़ी थी। इसी इक्वेशन पे बेस्ड हमने अलग अलग इक्वेशंस देखी थी और पता लगाया था कि कौन सी वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है। इसमें एक चीज जो खास ध्यान देने वाली बात थी, वो अगर कभी आपका इक्वेशन ऐसी है y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, कभी भी इस तरीके की इक्वेशन बन जाए, और दूसरा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी टी, मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि ए और बी पॉजिटिव है, यहां पे भी ए और बी पॉजिटिव, ठीक है। तो एक चीज बता देता हूं, क्योंकि यहां पर x का कोएफिशिएंट और टाइम का कोएफिशिएंट दोनों सेम साइन के, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। और यहां पे क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, t का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया, राइट। तो ये आपका प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। कैसे? तो ये याद रखना है जो मैंने अभी भी बोला, क्या कि अगर x का कोएफिशिएंट और टाइम का कोएफिशिएंट सेम साइन के हैं तो मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में, x का कोएफिशिएंट और टाइम का कोएफिशिएंट अगर अपोजिट साइन के हैं तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में। कैसे? हम इसको ये बोल सकते हैं f ऑफ, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके आना है, f ऑफ b टाइम्स t माइनस x अपॉन माइनस b बाय a। तो स्पीड क्या हो गई? माइनस b बाय हो गई। इससे कंपेयर करोगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी? माइनस b बाय हो जाएगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा? और इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज f ऑफ माइनस b टाइम्स t माइनस x अपॉन b बाय a। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? पॉजिटिव x डायरेक्शन में, क्योंकि इससे कंपेयर करोगे तो v कितना हो गया? प्लस b बाय। इससे यहां से इसको कंपेयर करोगे क्या आ जाएगा? माइनस b बाय। f ऑफ माइनस बी टी, ये आपका x इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट है। ओके, समझ में आई बात? दोनों का साइन अगर अपोजिट है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सेम है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर x की जगह लेट से यहाँ पे z होता तो माइनस जेड डायरेक्शन, यहां पे z होता तो प्लस जेड डायरेक्शन। ओके, इसका ध्यान रखना है। ये सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम इस f के एक स्पेशल केस को पढ़ेंगे जिसमें हमारा क्या नाम है, ये जो फंक्शन है एफ टी जो है, ये साइनोसोडल फंक्शन है। तो आज हम शुरू करेंगे कौन सा वेव? वी विल बिगिन विथ साइनोसोडल वेव। इसमें क्या होगा सर आपका? हाँ बोलिए। सर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा सर। हाँ, डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा बेटा, जब तक मेरे पास वो नहीं आता बन के तब तक मैं डिस्कशन कर नहीं पा रहा हूँ। आ जाएगा नेक्स्ट क्लास तक, आई एम श्योर, ठीक है। चलो, तो साइनोसोडल वेव क्या है? साइनोसोडल वेव में हमारे पास जो एफ टी है, जो कि वाई नॉट था, एफ टी, दैट वॉज सिंपली ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। बेसिकली जो आपका डिस्टर्बेंस एट एक्स इक्वल टू जीरो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एस एच एम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, समझ में आई बात? एफ वाई नॉट का मतलब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के बारे में बात कर रहे हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जो आपका फंक्शन, जो डिस्टर्बेंस है वो टाइम का कैसे वेरी कर रहा है? इस एस एच एम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर डिस्टर्बेंस आपका एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे अगर एस एच एम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि कि आपका जो y है एट इक्वेशन ऑफ वेव, मतलब ऐसे नहीं लिखते यहाँ, इसका मतलब हो गया इक्वेशन ऑफ वेव क्या बन जाएगी आपकी? वो सीधे सी बात है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाय वी हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू ए साइन, देखो
यहां पर एफ टी था, यहां पे एफ ऑफ टी माइनस एक्स वाई वी है। मतलब क्या करना है, इस इक्वेशन में बस टी की जगह टी माइनस एक्स वाई वी डाल देना है, और कुछ नहीं करना है। समझ में आई बात? टी की जगह टी माइनस एक्स वाई वी, दैट्स इट। तो ए साइन, यहां पर टी की जगह टी माइनस एक्स वाई वी, ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी प्लस पाई। ये आपका इक्वेशन ऑफ वेव बन गया। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू ए साइन, यहां पे आ जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी इंटू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब ये जो ओमेगा बाय वी है, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ओके, अब इस इक्वेशन में क्योंकि एस एच एम हर एक पार्टिकल, यहां क्या बता रहा है, एवरी पार्टिकल एट एवरी एक्स परफॉर्म्स एस एच एम। क्यों? क्योंकि किसी भी एक पार्टिकल के लिए, फॉर एनी पर्टिकुलर पार्टिकल x इज अ कांस्टेंट। कोई भी आप एक पार्टिकल उठा लेंगे तो क्योंकि वो वेव के साथ मूव नहीं कर रहा, उसका x कांस्टेंट है। तो उस पोजीशन पे क्योंकि x कांस्टेंट है, उस पोजीशन पे क्योंकि x कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में ये kx कांस्टेंट हो गया, kx प्लस फाइव पूरा का पूरा फेज हो गया, a साइन ओमेगा टी प्लस ये वाला फेज। इस तरीके से पार्टिकल एसएचएम करेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम, ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड। हाँ या ना? हम अब बात बेसिकली स्ट्रिंग वेव के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिससे कि एम्पलीट्यूड का मतलब आप सिंपली डिस्प्लेसमेंट के टर्म से सोच पाओ। ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, वैसे बोलना चाहिए एट एवरी पोजीशन वी हैव गॉट सेम एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस। टेक्निकली वो करेक्ट है, बट हम अब उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे, हम सिंपल भाषा में बात करेंगे। हम सीधे सीधे स्ट्रिंग वेव के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। इसमें हर एक पार्टिकल, अगर इस पार्टिकल के बारे में बात करें तो ये पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, ये पार्टिकल भी इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, ये वाला पार्टिकल भी इस तरीके से एसएचएम कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? सो ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, क्योंकि सबका ए तो सेम है, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा भी सबका सेम है, बट क्योंकि हर एक पार्टिकल का एक्स डिफरेंट है, इसलिए फेज डिफरेंट है। ठीक है, यहां तक कॉपी करेंगे, फिर इस इक्वेशन को और अच्छे से एनालाइज कर। सर बोलिए। सर थोड़ा स्पेलिंग बोल दीजिए ना सर, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। साइन्यू उसके बाद क्या लिखा है सर? SINUSOIDAL, साइनोसोडल वेव। बेसिकली वो वेव जिसमें जो डिस्टर्बेंस है वो साइन फंक्शन है, बेसिकली एसएचएम। ठीक है, हो गया सर। हो गया।
सबका हो गया? आगे बढ़ता हूं। देखो, सबने कॉपी कर लिया ना? Yes. तो मेरे पास इक्वेशन बनी थी, इस इक्वेशन को अच्छे से और दो चार बातें कर लेते हैं इसके बारे में। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो यहां पर इस इक्वेशन में ए को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है, ये आपका फेज है किसी पार्टिकल का जो कि एक्स पर लोकेटेड है। ठीक है, इस इक्वेशन में ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, फाई कहलाता है फेज कांस्टेंट। इसको हम इनिशियल फेज अब नहीं कहते, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल का इनिशियल फेज मतलब t इक्वल टू 0 पे जो फेज होगा वो अलग अलग आएगा। अब हम इसका नाम फेज कांस्टेंट कर देते हैं। लेकिन अगर कभी इस इक्वेशन में इनिशियल फेज बोला जाए तो उसका मतलब वो फाई के बारे में ही बात करें। ठीक है, अब बात आती है के की। तो के का कोई ऐसा कोई नाम नहीं। ठीक है, के का ऐसा कोई नाम नहीं। इसको कई बार लोग कह देते हैं वेव नंबर, क्योंकि नाम नहीं है तो लोग अपने मन से वेव नंबर नाम दे देते हैं। ये गलत है, क्योंकि वेव नंबर कुछ और होता है। वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट कुछ और होता है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना चाहूं, अच्छा सॉरी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा? स्ट्रिंग वेव के बारे में बात कर रहे हैं तो, क्योंकि स्ट्रिंग वेव में डिस्टर्बेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये अगर आपकी स्ट्रिंग है, इसमें कोई वेव जा रही है ऐसे करके, तो मतलब क्या है? पार्टिकल यही वाला ऊपर गया है, ये वाला पार्टिकल नीचे आया है, ये वाला पार्टिकल इतना नीचे आया है, ये वाला पार्टिकल इतना ऊपर आया, यही है ना? अगर आप एक वेव स्ट्रिंग को एक तरफ से ऐसे ऐसे डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करोगे तो उसमें वही डिस्टर्बेंस आगे जाएगा। पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे विथ एम्पलीट्यूड ए। अलग अलग पार्टिकल अलग अलग फेज में करेंगे, इसलिए एक पार्टिकल ऊपर है, एक पार्टिकल नीचे, एक पार्टिकल थोड़ा कम ऊपर, एक पार्टिकल थोड़ा कम नीचे। राइट? तो इसमें ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, सिंपली क्या है? ए के बराबर ही है, यही आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कहलाता है। जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वही आपके वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है, वो ए है। अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो ये सिंपली ए ओमेगा है। ध्यान रखिएगा कि दिस इज नॉट सेम एज वेलोसिटी ऑफ वेव, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव अलग अलग चीजें हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब है ये डिस्टर्बेंस किस रेट से आगे जा रहा है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सिंपल है उस पार्टिकल की पर्टिकुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेव निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे आता है? वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे? आपकी जो इक्वेशन है इसको थोड़ा, वैसे मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं। v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के होता है। ओके, पर मैं इसको कैसे निकाला हूं वो समझ लीजिए।
क्योंकि मेरे पास है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो मैंने इसे लिख दिया ए साइन ओमेगा इंटू टी माइनस के बाय ओमेगा एक्स प्लस फाइव, दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय ओमेगा बाय के प्लस फाइव, और t माइनस एक्स बाय वी वही होता ना, तो ये जो ओमेगा बाय के आया ये क्या है, v है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितना है, ओमेगा बाय के। अगर आपको कभी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो ए ओमेगा है, बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होगा, इसको हम vp से रिप्रेजेंट करते हैं। इट विल बी सिंपली गिवन बाय डो वाई बाय डो टी, थोड़ी देर पहले देखा था, है ना। दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, आप देख सकते हो पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सट्रीम पे जीरो होगी, मीन पे मैक्सिमम होगी, लेकिन वेव की वेलोसिटी सिंपली ओमेगा बाय के है, ये कांस्टेंट है। ओके बेटा, मैं आपको बता रहा हूं आपके 70% क्वेश्चन ना इसी इक्वेशन के एनालिसिस पे है, मॉड्यूल्स वगैरह में, किसी भी एक्सरसाइज वगैरह में। ठीक है, जिसमें आपको यही सब चीजें निकालनी होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के वगैरह वगैरह। अब कई बार इस फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, कई बार इसी फॉर्म में दे दिया जाएगा, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी इसी फॉर्म में दे दिया जाएगा, तो और आसान है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। चलो इसको कॉपी कर लो। के वेव नंबर होता नहीं है, कई बार इसको लोग वेव नंबर बोल देते हैं, पर वो गलत है। ठीक है, ये वेव नंबर नहीं होता है। सर तो क्या है सर? के का कोई नाम नहीं है सच। कांस्टेंट है क्या? अरे यार, इस इक्वेशन में इस के का कोई नाम नहीं है, एक्चुअल इक्वेशन तो ये है ना। हाँ हाँ, या ना। अब ऐसे में ओमेगा बाई वी का हम लोग नाम देते हैं तो कोई और कुछ किसी और टर्म का नाम देना शुरू कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, कितने टर्म्स का नाम दोगे। तो हम लोगों ने के का कोई नाम नहीं दिया, बस ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव ये इक्वेशन। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये के रीस्टोरिंग फोर्स भी नहीं है, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी नहीं है, के इज आल्सो नॉट रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ी देर में के के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं, एक दो मिनट में, जब आप इसको कॉपी कर लोगे तब। बट के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, उससे कंपेयर मत कर लेना इसको, ये वो नहीं है। ठीक है, के ना तो वेव नंबर है, ना ही ये रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ना ही ये स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आई बात। अपने मन से कोई रिजल्ट मत बनाना। ठीक है, हो गया सर। हो गया। चलो फिर हमारा अगला टॉपिक है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको कहते हो आप, क्या डेफिनेशन पढ़ी बचपन से। सर लेंथ ऑफ द वेव मतलब अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा, उसका पूरा लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, यही पढ़ा था ना।
यस सर। या फिर क्रेस्ट और ट्रफ की जगह दूसरी चीज पढ़ी थी आपने, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, जब हम साउंड वेव के बारे में बात की थी, राइट? याद आया? क्लास 9 से पढ़ा था आप लोगों ने, याद हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर साउंड वेव एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रिंग वेव्स। स्पेसिफिकली नहीं, ये मतलब किसी भी ट्रांसवर्स वेव के लिए काम करता है। पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको कभी बताऊं ये आपकी स्ट्रिंग है, ये इस तरीके की इसके ऊपर वेव बनी हुई है, तो क्रेस्ट किसको कहते हैं? इस ऊपर वाले पॉइंट को और इस ऊपर वाले पॉइंट को। तो आपको कहा गया देखो ये डिस्टेंस है ना, ये लैम्डा है। मैंने बोला ठीक है सर, ये क्योंकि क्रेस्ट है दोनों, ये और ये ट्रफ है, इसलिए आप इसको भी लैम्डा बोल सकते हो। बहुत अच्छी बात है सर। तो मैंने बोला अगर ऐसा है सर, तो क्या मैं इसको लैम्डा बोल सकता हूं क्या? हम्म? नो सर। नहीं, इसको लैम्डा नहीं बोल सकते। लेकिन अगर ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, तो ये तो लैम्डा है ना? है ना? यस सर। यस सर। सिर्फ वही क्यों, यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस भी लैम्डा है, हाँ या ना? राइट? हाँ या ना बोलो। यस सर। मुझे एक चीज बताओ, आपने कैसे डिसाइड किया कि लैम्डा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस नहीं बल्कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है? कैसे डिसाइड किया? क्योंकि ये भी अभी नीचे आ रहा है, ये भी अभी नीचे आ रहा है, मतलब एक्चुअली ऊपर जा रहे हैं, बट समझ, मतलब दोनों दिखने में एक ही जैसे लग रहे हैं ना पोजीशन। यहाँ भी स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव है। यहाँ का नहीं लिया आपने क्योंकि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, राइट? है ना? तो जब हम किसी भी पॉइंट से वेवलेंथ निकाल सकते हैं, तो क्यों हम सिर्फ क्रेस्ट और ट्रफ पे ही सीमित रहें? क्यों ना हम अपने डायमेंशन को थोड़ा बढ़ाएं? तो इनफैक्ट आपकी क्लास 9th की जो रेफरेंस बुक्स है उसमें से एक या दो रेफरेंस बुक में मैंने बहुत अच्छी डेफिनेशन पढ़ी 9th के लेवल पे भी। क्या लिखा उसने? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑसिलेटिंग टुगेदर। ऑसिलेटिंग टुगेदर का मतलब जब ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी नीचे जाए, है ना? हालांकि ये वाला पॉइंट अभी ऊपर जा रहा है, थोड़ी देर में समझ में आएगा। पर जैसे जैसे ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है वैसे वैसे ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। इसी को क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, तो अब क्या लिखोगे? इसी सेंटेंस को लिखने का तरीका बदल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट नहीं लिखना चाहिए, टू कंजिक्यूटिव पॉइंट लिखना चाहिए था, ठीक है ना? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive points oscillating in same phase. Distance between two consecutive points oscillating in same phase is called wavelength. समझ में आई बात? ऑसिलेटिंग टुगेदर का मतलब क्या है? दोनों का फेज सेम है, दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं एक साथ नीचे आते हैं, एक साथ ऊपर जाते हैं एक साथ नीचे आते हैं, एक साथ ऊपर जाते हैं एक साथ नीचे आते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है? अब सेम फेज तो कभी होता नहीं क्योंकि हर एक एक्स पे अलग अलग फेज होता है। आपका फेज का इक्वेशन क्या थी? फेज की इक्वेशन थी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, राइट? तो आपका टी दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम होगा, फाइव ऐसे ही कांस्टेंट है।
दोनों पार्टिकल्स के लिए x डिफरेंट होगा तो दोनों पार्टिकल्स का फेज हमेशा ही डिफरेंट होगा। बट ऑसिलेटिंग इन सेम फेज का मतलब क्या है? ऑसिलेटिंग इन सेम फेज का मतलब है कि आपका जो फेज डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 पाई होना चाहिए। मतलब ये कि आपका लेट से मैंने दो पॉइंट्स लिख किए, 2 पॉइंट्स एट x इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x2। दो पॉइंट ले लिया मैंने, एक तो ले लिया x इज इक्वल टू x1 पे, दूसरा ले लिया x इज इक्वल टू x2 पे। तो आपका जो φ1 है वो कितना हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाइव, और φ2 कितना हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाइव। ये दो फेजेस हो जाएंगे, राइट? है ना? अब देखो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फेज घट रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा? देख लो, जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा फेज तो डिक्रीज करेगा ना। समझ में आई बात? यार माइनस के एक्स है ना भाई। यस सर। यस सर। तो अगर हमें चाहिए कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई हो तो हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, हमें φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू 2 पाई लिखना पड़ेगा, राइट? φ2 माइनस φ1 की जगह। तो वी विल हैव के x2 माइनस x1 is equal to 2 pi. This implies k lambda is equal to 2 pi. That means lambda is equal to 2 pi by k. तो हमारा वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बन गया? वेवलेंथ का फॉर्मूला बन गया है लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय के। कॉपी हो गया? सॉरी, समझ में आ गया? कॉपी कर लो फटाफट। सर नोटेड। नोटेड? यस सर। ठीक है, सर नोट कर ले सर, रुकिए। ओके। हो गया? सर ठीक। सर सबका लास्ट लाइन आपने के लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाय के लिखा है। हाँ, क्योंकि यार x2 माइनस x1 क्या है? दो ऐसे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो कि मतलब एक वेवलेंथ के अपार्ट हो, है ना? कौन से दो पॉइंट्स को कंसीडर करने की बात कर रहे हैं हम? ये रहा मेरा x1, ये रहा मेरा x2, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? लैम्डा है ना, तो x2 माइनस x1 कितना है? लैम्डा है। तो x2 माइनस x1 की जगह लैम्डा डाल दिया, ओके? यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। चलो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या थी, वापस से देखते हैं उसी इक्वेशन को। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में आपका एम्पलीट्यूड था a, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 को हमने बोला फेज, 5 हो गया आपका
फेज कांस्टेंट, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपका वेलोसिटी आया था ओमेगा बाय के, आपका लैम्डा आया है 2 पाई/k। और अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहोगे तो टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज 2 पाई/ओमेगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, राइट? तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा हर एक पार्टिकल के ऑसिलेशन का? 2 पाई/ओमेगा, है ना बेटा? कोई दिक्कत है यहां तक? ऑब्वियसली अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहोगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1/टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू ओमेगा/2 पाई, है ना? देन देयर इज समथिंग कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन यूनिट डिस्टेंस। मतलब 1 मीटर में कितने वेवलेंथ है? तो दिस वेव नंबर, इसका कोई सिंबल नहीं बनाया हम लोगों ने, इज इक्वल टू 1/लैम्डा होता है। दिस इज नॉट 2 पाई/लैम्डा। के कितना है? 2 पाई/लैम्डा है ना? सो दिस इज इक्वल टू k/2 पाई। तो इसलिए हमें के को वेव नंबर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि k/2 पाई वेव नंबर होता है। ओके बेटा, ठीक है? चलो एक और बात, वेवलेंथ की एक और डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है वो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। तो लैम्डा को आप v इंटू टी भी बोल सकते हो। v कितना था? ओमेगा/k। और t कितना था? 2 पाई/ओमेगा, दैट इज 2 पाई/k। यहां से भी आ जाता है। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? इस पेज पे एक इक्वेशन ऑफ वेव, साइनोसॉइडल वेव के बारे में जितनी भी बातें करनी थी सब लिखा हूं। ठीक है बेटा, जितनी भी चीजें याद रखनी है सब लिखा हुआ है। ऑब्वियसली ये तो ध्यान रखना ही है कि अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग फेज में ऑसिलेट करते हैं, सबका एम्पलीट्यूड लेकिन सेम है। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो। सर कॉपी कर रहे, रुकिए। Sir, noted. ठीक है, सर हाँ बेटा। सर लास्ट लाइन थोड़ा पढ़िए तो हेजी आ रहा बहुत। वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू क्या लिखे सर? v इंटू टी। v का फॉर्मूला डाल दिया ये वाला ओमेगा/k, t का फॉर्मूला डाल दिया ये वाला 2 पाई/ओमेगा। आंसर आ गया 2 पाई/k। ठीक है बेटा,
बढ़ूं आगे? यस सर। चलो अब देखते हैं फिर स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव। देखो इसके आगे जो भी पढ़ेंगे स्ट्रिंग वेव के बारे में ही पढ़ेंगे, अभी तक भी स्ट्रिंग वेव शुरू कर ही चुके हैं, पर इसके बाद इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वेव्स ही पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब लिखने की जरूरत नहीं होगी स्ट्रिंग वेव्स, समझ में आई बात? तो अगर एक स्ट्रिंग के ऊपर कोई वेव जा रही है तो उसकी स्पीड का क्या, स्पीड कैसे डिटरमाइन होती है? तो सीधी सी बात है, स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f बाय म्यू, जहां पर f क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू क्या है? म्यू है आपका मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आप बोलोगे सर टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते थे, मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे, आपने दोनों का सिंबल क्यों बदल दिया? क्योंकि भैया कैपिटल टी से हम लोग वेव में टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं और लैम्डा से वेवलेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनका यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके बेटा, स्ट्रिंग वेव की स्पीड समझ में आ गई? आया ना? मतलब फॉर्मूला समझ में आ गया? फॉर्मूला क्लियर है? चलो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। हालांकि डेरिवेशन उतना जरूरी नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं। लेट्स से, क्यों हो रहा है ऐसा डायग्राम मेरे साथ? लेट्स से ये हमारी स्ट्रिंग है और जब वेव प्रोपेगेट करना शुरू करी तो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है ना? ऐसे होता है ना कुछ। एक काम कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा बना, ठीक है? अब ये वेव लेट से आगे जा रही है वेलोसिटी v से। अच्छा, ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? दिस इज वैलिड इफ एम्पलीट्यूड इज स्मॉल। स्मॉल एम्पलीट्यूड के वेव के लिए वैलिड होता है, इसलिए हम स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए ही इसको डिराइव भी करेंगे। तो एक्चुअली एक चीज समझिए, ये वेव आगे जा रही है बट पार्टिकल तो अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं ना? आया ना? आया ना? यस सर। पार्टिकल तो अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं। तो ये जो टॉप मोस्ट पार्टिकल है, मैं उसके बारे में बात करता हूं एक बार। ये जो टॉप मोस्ट पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन, अच्छा, आपका डिस्प्लेसमेंट y इज गिवन बाय a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इज गिवन बाय माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। हाँ या ना? यही होगा ना, क्योंकि एस एच एम ही तो है, राइट? तो जब y a है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है? ए ओमेगा स्क्वायर, राइट? है ना? है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने बोला यार इसको सॉल्व करने के लिए मैं रेफरेंस फ्रेम चेंज करूंगा, उससे मेरे को क्या फायदा होगा थोड़ी देर में समझ में आएगा। इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ वेव, अगर हम एक
हम वेव के रेफरेंस में बात करें तो मुझे क्या दिखेगा, अच्छा उसकी जरूरत नहीं, सॉरी, वो फालतू में चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देगा। तो ये एक्सेलरेशन आया कहां से, इसको कौन वापस नीचे खींच रहा है इस पार्टिकल को, तो वो है इसके अगल बगल का टेंशन, राइट, है ना, है ना। तो एक काम करते हैं, छोटा सा एलिमेंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे कंसीडर करते हैं ऐसे। वो रेफरेंस वाली बात भूल जाओ, मैं एकदम गलत डायरेक्शन में चला गया था। एकदम अगर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो उसको सर्कुलर माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता? हम्म, भाई छोटा टुकड़ा हमेशा सर्कुलर माना जा सकता है ना। यहां पर टेंशन एफ है, यहां पर टेंशन एफ है, ठीक है, और लेट्स से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका लेट्स से आर है। तो ये एंगल थीटा मान लेता हूं, ये एंगल थीटा मान लेता हूं, दोनों थीटा बहुत छोटे हैं, है ना, कोई दिक्कत? चलो रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, आगे जाके पड़ेगी, चलो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो आपका 2f साइन थीटा है, क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, राइट। तो 2f साइन थीटा इज इक्वल टू m, या इसको कहना चाहिए मास इसका इतने पोर्शन का dm। तो ये हो जाएगा dm a ओमेगा स्क्वायर मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। दिस इंप्लाइज 2f साइन थीटा इज इक्वल टू dm, कैसे निकलेगा, तो dm निकलेगा मास पर यूनिट लेंथ म्यू इंटू इसका लेंथ, दैट इज 2 r थीटा, है ना, इंटू a ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 चला गया, और क्योंकि थीटा छोटा है इसलिए साइन थीटा और थीटा को भी मैं काटना नीचे, बट समझ गए ना क्या कर रहा हूं। दिस इंप्लाइज f बाय म्यू इज इक्वल टू आर ए ओमेगा स्क्वायर, राइट। हाँ या ना। समझ में आई बात, Yes, sir. यहां तक क्लियर है? ठीक है। यहां तक कॉपी करो, फिर अगले पेज पे करूंगा।
चलो हो जाएगा यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर हम रेफरेंस ऑफ वेव चले जाएं, मतलब अगर हम वेलोसिटी v से आगे जाने लग जाएं, वेलोसिटी v से, तो ये कैसा रेफरेंस है? मैं इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए इनर्शियल है, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. इस पार्टिकल p का मोशन उस केस में कैसा होगा? इस पार्टिकल p के पास पीछे की तरफ वेलोसिटी v होगी, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि कोई आपका ये इनर्शियल है, रेफरेंस में इनर्शियल है ना? रेफरेंस में आपका इनर्शियल है, इसलिए आपका एक्सेलरेशन जो यहां आया था वही यहां पे भी आएगा, राइट? हाँ या ना? और ये पार्टिकल इसी पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा, जो यहां पर था। मतलब कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस पार्टिकल के पाथ का वो यही होगा, आर ही रहेगा। इसलिए हम बोलेंगे एफ बाय म्यू, सॉरी, इसलिए हम बोलेंगे ये जो ए ओमेगा स्क्वायर है, इट इज नथिंग बट वी स्क्वायर बाय आर। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये वैल्यू जैसे ही मैं यहां से उठाकर यहां डालूंगा, मुझे क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज एफ बाय म्यू इज इक्वल टू आर टाइम्स वी स्क्वायर बाय आर। आर आर कैंसिल हो गए, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू। क्या आया? वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जानना अच्छी बात रहेगी। देखो, ये कर्व और ये कर्व सेम है, ये समझने में ही आपको थोड़ा एफर्ट लगेगा, बाकी सब कुछ आसान है। क्यों सेम है? क्योंकि हम वेव की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है? अगर हम वेव की स्पीड से जाएंगे तो पार्टिकल वेव की स्पीड से पीछे जाएगा, मतलब वो, अगर हम वेव रेफरेंस में चलेगा तो स्ट्रिंग आगे, स्ट्रिंग ऐसा कैसा शेप रहेगा? स्ट्रिंग का शेप चेंज नहीं होगा, पार्टिकल वेव की स्पीड से पीछे जाएगा और पार्टिकल इसी वेव के ऊपर चलता रहेगा। तो मतलब पार्टिकल का जो पाथ है वो यही इसका कर्व के बराबर हो जाए। समझ में आई बात? पार्टिकल का पाथ विल बी सेम एज द कर्व ऑफ दिस स्ट्रिंग, अगर हम वेव के रेफरेंस में चले जाएंगे तो। इसलिए हमने जब इसको सॉल्व किया, हमारा वेलोसिटी आ गया अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू। इसको आप सब लोग ध्यान रखेंगे। डेरिवेशन में एक बार कोशिश करना, जो मैंने पॉइंट बोला ना, उस पॉइंट के बारे में एक बार सोचना बैठ के कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि वेव के रेफरेंस में पार्टिकल यही वाला पाथ फॉलो करेगा। एक बार बैठ के सोचना आराम से। मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं होगा, मैंने करके देख रखा है बहुत बार, फायदा नहीं होता। कई बच्चों को अपने आप ही खुद से पढ़ते पढ़ते कुछ दिनों में चमक जाता है, ठीक है? आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, तो स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव हो गया, इसका डेरिवेशन हो गया, है ना? एक एग्जांपल देखते हैं। ये रिजिड सपोर्ट है,
इससे एक स्ट्रिंग हमने टांग दी। इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ है म्यू, और इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक पल्स क्रिएट करके, वेव का पल्स है ये, पूरा लगातार डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बस एक बार पल्स क्रिएट करके छोड़ दिया। तो ये पल्स ऊपर जाएगी स्ट्रिंग के ऊपर, है ना। इसकी लेंथ एल है। आपको बताना है फाइंड द टाइम आफ्टर विच the wave pulse will reach the top of the string. वेव पल्स का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली नहीं वेव दे रहे हो आप, बस एक झटका देके छोड़ दिया, वो झटका ऊपर जाएगा। ठीक है, एक बार सिर्फ एक बार डिस्टर्बेंस देके छोड़ दिया, वो वही डिस्टर्बेंस ऊपर जा रहा है, तो उसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। सर एक बार पीछे जाइए सर। क्या बोल रहे हो? सर एक बार पीछे जाइए। हो गया? सर हम लोग का फाइनल एग्जाम कब है? कौन सा एग्जाम? फाइनल एग्जाम। मैं कैसे बताऊंगा? तो आपके स्कूल में बताया जाएगा ना। कुछ बोला नहीं क्या अभी तक? बाकी स्कूल में बता दिया क्या फाइनल एग्जाम कब है? नो सर। चिल मारो, जब होगा तब होगा, अपने तैयारी करते रहो। आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, ये तो क्वेश्चन दिए थे हमें सॉल्व करने के लिए, ट्राई किया आप लोगों ने?
यहां तक कोई दिक्कत? कि अगर मैं इस स्ट्रिंग के बॉटम से एक साइड ऊपर जाऊंगा, वहां पर टेंशन निकालना चाहूं तो एफ कितना आ जाएगा? टेंशन इज इक्वल टू नीचे का मास म्यू एक्स इंटू जी, उसका वेट सपोर्ट करेगा यहाँ का टेंशन, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो सर स्पीड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू, दैट इज सिंपली अंडर रूट ऑफ जी एक्स। क्या ये कांस्टेंट है? नहीं, है एक्स के साथ वेरी कर रही है सर। ओके, तो मैं इस इक्वेशन का यूज करते हुए टाइम निकालना चाहूंगा, है ना? तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम निकलेगा इसको, क्योंकि v और x के बीच में रिलेशन दे रखा है, मैं लिखूंगा dx बाय dt, क्योंकि v ऊपर की तरफ ही है पल्स की, यहाँ पर वेलोसिटी x के डायरेक्शन में ही है, तो वेलोसिटी को मैं सीधा dx बाय dt लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू रूट gx, दैट मीन्स dx बाय रूट x इज इक्वल टू रूट g dt इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू 0 पे x 0 था, टाइम t पे x की वैल्यू l हो गई, दिस इंप्लाइज 1 बाय रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये एक्स टू पावर माइनस हाफ है ना, तो एक्स टू पावर माइनस हाफ प्लस वन, मतलब एक्स टू पावर प्लस हाफ अपॉन प्लस हाफ इज इक्वल टू, अच्छा, लिमिट 0 से l इज इक्वल टू रूट जी इंटू टी, विच मीन्स दैट टाइम t इज इक्वल टू 2 रूट l बाय जी। आपको ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं थी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है ना, अगर आप इसको कंपेयर कर लो अंडर रूट ऑफ 2ax से, तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जा रहा है g बाय 2, तो g बाय 2 एक्सेलरेशन से कितना टाइम लगेगा आप निकाल सकते हो, हाँ या ना? क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन जी बाय 2, दैट इज 2 रूट l बाय जी। ऐसे भी कर सकते थे इसके बाद, लेकिन ठीक है, ये बेटर मेथड है, क्योंकि कोई और एक्सप्रेशन आता तब तो ऐसे ही करना पड़ता ना, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वैसे समझा रहा था कि कोई समझदार बच्चा बिना इंटीग्रेशन के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो टाइम कितना आ गया? 2 रूट l बाय जी, आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, तो अगला है हमारा एनर्जी एनालिसिस ऑफ वेव, ऑफ स्ट्रिंग वेव। अगर हम एक स्ट्रिंग वेव की एनर्जी एनालिसिस करें, मतलब हम ये देखना चाहें कि उसके किसी पार्टिकल के पास कब कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। हम्म, देखो, वो ये मान लेते हैं हमारा स्ट्रिंग वेव है, इसमें ये हमारा x इज इक्वल टू 0 है, और x डिस्टेंस पे जाकर मैं इस पार्टिकल को कंसिडर करता हूं जो ओरिजिनली स्ट्रिंग की dx लेंथ पे, ठीक है? तो इसका y कितना है? तो सर y तो है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, राइट? ये ना यहाँ का y। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
इसका वेलोसिटी हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इसका मास डीएम कितना हो जाएगा? द डीएम विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा बोल रहा हूँ, लैम्डा यूज नहीं कर सकते, क्या करना होगा यूज? क्या हो गया? मेरी हैंग ही हो गया एकदम। एकदम हैंग हो गया बेटा। क्या है सर? कोशिश कर रहा हूँ बेटा। हाँ, क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे हम लोग बेटा? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी की, राइट? तो चलो, काइनेटिक एनर्जी की एनालिसिस आसान है। मेरे पास ये था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इसका मतलब हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब अगर मैं उस स्ट्रिंग पर dx लेंथ कंसिडर करूं, लेट से यहाँ से x डिस्टेंस पे जाकर, ये x इज इक्वल टू जीरो है, x डिस्टेंस पे जाकर यहाँ मैंने dx लेंथ का एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग का वो पोर्शन कंसिडर किया जिसकी ओरिजिनल लेंथ dx है। तो दिस dx का मैं dm लिख सकता हूँ, dm इज इक्वल टू म्यू dx। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इस छोटी सी पोर्शन का काइनेटिक एनर्जी d काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ dm
वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स. दिस implies simply d kinetic energy by dx, मतलब kinetic energy per unit length is given by half mu omega square a square cos square omega t minus kx plus 5. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कुछ खास नहीं था. दूसरी बात है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्यों आएगी? कोई बता सकता है मुझे पोटेंशियल एनर्जी क्यों आएगी? वो ऑक्सीलेट कर ऑसिलेट कर रहा है तो क्या हो गया? सर ऊपर नीचे जा रहा है तो कौन सी कौन सी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? हम्म देखो, पोटेंशियल एनर्जी होगी इलास्टिक वाली. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग चली गई है ऐसे, राइट? तो यहां पर लेंथ कुछ और थी और ऊपर लेंथ कुछ और है, हाँ या ना? है कि नहीं है? बताओ, टेढ़ी होगी ना लेंथ. Yes, sir. तो इसकी लेंथ को मैं बोल दे रहा हूं डी एल. ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं डी एल इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन कॉस थीटा? बोल सकता हूं कि नहीं? बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? सर Yes, sir. बोल सकता हूं. दिस इंप्लाइज डेल्टा dx इज इक्वल टू, या इसको सिंपली dx sec थीटा बोल सकते हैं ना, इज इक्वल टू dx इंटू sec थीटा माइनस 1. राइट? हाँ या ना? Yes, sir. This implies delta dx upon dx, which is strain, is equal to sec theta minus 1. This implies stress हो जाएगा force by area, that is equal to Young's modulus into delta dx by dx. हाँ या ना? Yes, that sir. that is equal to Young's modulus into sec theta minus 1. ओके, अब देखो, क्या हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू हाफ. अच्छा, ये एरिया को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, which means du by dv will be s dx is equal to half यंग्स मॉडुलस इंटू सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो मैं एक बार और यहां लिख दे रहा हूं. दिस इंप्लाइज डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर. राइट? है ना? है ना?
Yes, sir. सर इसको अब यहाँ तक कॉपी करो क्योंकि इसके आगे बहुत सारा काम करना, जगह नहीं है यहाँ पे। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की एनालिसिस है और इधर आपकी पोटेंशियल एनर्जी की एनालिसिस चल रही है। काइनेटिक एनर्जी की एनालिसिस बहुत आसान है। कॉपी हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी वाला कॉपी हो गया ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट था उसको मैंने लिख लिया है। चलो, अब मेरे को यहाँ पे सेक थीटा निकालने में इंटरेस्ट है, राइट? बेसिकली थीटा निकालने में इंटरेस्ट है। तो मुझे ये पता है कि tan थीटा क्या होगा। तो सर tan थीटा हो जाएगा dy बाय dx, या कहना चाहिए tan थीटा हो जाएगा डो y बाय डो x, दैट इज इक्वल टू आपका y कितना था सर? y तो था सर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये था सर। कोई बात नहीं, यहीं से करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डो वाई बाय डो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, राइट? है ना? ठीक है। सो इसका मतलब हो गया कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अच्छा ठीक है। दिस इज विच मीन्स दैट sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, 1 plus a square k square cos square omega t minus kx plus theta। सो यहाँ तो हो गया गड़बड़, सॉरी। ओफो, ठीक है। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर आ रहा है ना। मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हो रहा है आपका
ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है ये फाइव। सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर चाहिए, राइट। हम्म इसकी अगली एनालिसिस तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, मुझे लगा उसके बिना पहुंच जाएंगे। इसकी अगली एनालिसिस बेटा यहां से आएगी कि इसका जो एक्सेलरेशन है ना, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का पोर्शन, इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि यहां पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है और यहां पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है, ऐसा ही कुछ है ना। स्ट्रिंग ऐसे जा रही है तो यहां पर ऐसे फोर्स लगेगा, यहां पर ऐसे फोर्स लगेगा, राइट। हाँ या ना, समझ में आ रही बात? सर यस सर। इस फोर्स का जो डिफरेंस होगा वो उसका एक्सेल, इस फोर्स के दोनों फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करवाएगा। वो वर्टिकल कंपोनेंट से हम लोग एक और इक्वेशन बनाएंगे, तब जाके हमें सेक थीटा माइनस वन का वैल्यू मिल जाएगा। वहां पे शायद सेक थीटा प्लस वन मिले, मतलब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, मतलब ये सेक थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा प्लस वन है, राइट, है ना। हमें सेक थीटा माइनस वन चाहिए, तो इसको सॉल्व करके मोस्ट प्रोबेबली सेक थीटा प्लस वन मिलता है और उसको सब्स्टिट्यूट करके फिर हमें सॉल्व करके ओवरऑल आंसर मिलता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस और लंबी हो जाएगी और मुझे लग रहा है फिर फॉलो करना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। तो मैं एक काम करूंगा, इसका मैं अलग से वीडियो बना के एक दे दूंगा, ठीक है। मतलब अभी इसमें टाइम लग जाएगा अच्छा खासा, मैं जो जहाँ पे जाना चाहता था वहां नहीं जा पाएंगे। तो इन सबको एनालाइज करने के बाद उस पावर का, उस एनर्जी का हम लोग डिफ्रेंशिएशन वगैरह करके क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग कांस्टेंट। मुझे लगा आराम से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मेहनत है। पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग वेव, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, चिंता ना करो आप। फिर उसमें काफी परेशान हो जाओगे आप, नहीं तो। पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग वेव, जो पावर, जो कोई भी जो वेव होती है अपने साथ में एनर्जी कैरी करती है, तो किस रेट से वो एनर्जी कैरी कर रही है उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है क्या? हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। बेसिकली कैसे याद कर सकते हो आप इसे? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या होता था? एसएचएम की एनर्जी होती थी, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय लेंथ क्या हो जाएगा? एनर्जी पर यूनिट लेंथ। उसको अगर आप वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा? दिस इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? तो ये पावर का फॉर्मूला होता है। पूरा जो डेरिवेशन है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मेरे को लग रहा है अभी आधा घंटा और लग जाएगा। उतना टाइम भी नहीं बचा है, टाइम हो ही चुका है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये पावर का फॉर्मूला आता है, ठीक है। ध्यान देना है आपको, इसमें देखने में लग रहा है कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू म्यू है, पर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि v कितना होता है? v होता है अंडर रूट ऑफ f बाय म्यू, राइट, है ना। तो v में एक म्यू छुपा हुआ है, तो यहां पर केयरफुल रहना होता है। इसमें अगर गलती होती है तो इसी चीज के लिए होती है कि क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया गया है टेंशन, आपने मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं दिया गया है, आपने क्या किया? वेलोसिटी को कांस्टेंट मानते हुए बोल दिया पावर म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि पावर रूट म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वेलोसिटी में एक रूट म्यू छुपा हुआ है। इस तरीके की छोटी बहुत मैनिपुलेशन करके आपको अपने डिजायर्ड कांस्टेंट्स की टर्म्स में, जो भी क्वेश्चन में कांस्टेंट्स दे रखे हैं उनकी टर्म्स में आपको आंसर तक पहुंचना होता है, ठीक है। तो यहां पर बस केयरफुल अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है।
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मेरे को लगा कि अपन लोग आराम से कर लेंगे, पर कम से कम आधा घंटा और लगेगा और उतना टाइम तो है नहीं, तो एक क्लास में तो हो नहीं पाएगा। मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बेटा। ये पावर का फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की थ्योरी करेंगे, डेरिवेशन में अलग से वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट क्लास से इसके आगे की थ्योरी करेंगे, और क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, इसके आगे की थ्योरी में काफ़ी सारी चीज़ें अभी इंटरेस्टिंग आनी बाकी है, ठीक है। अभी शुरुआत हुई इस चैप्टर की, अब जाके हम लोग सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, बस बेसिक वाले। सारा वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या है, अब इनके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स आना शुरू होंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे किसी भी एग्जाम में, नेक्स्ट 2 क्लासेस से, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।